हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स फॉर क्लास 9th। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैटर। मैटर क्या है? मैटर मतलब कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो हमारे चारों तरफ है, जिसने हमें घेर रखा है या हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। आप अपने चारों तरफ नजर उठा के देखो, आपको क्या मिलेगा? आपको नोटबुक मिलेगी, पेन होगा, पेंसिल होगा, बॉक्स होगा, टेबल होगी, चेयर होगी, यानी एनीथिंग जो भी आपके चारों तरफ प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल, है ना? कोई ना कोई चीज तो है। आपके पास ऐसा कुछ है जिसका कोई नाम नहीं है। आप इमेजिन करो कि ऐसी कोई चीज आपके पास अवेलेबल हो जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना? तो मैटर मतलब कोई भी मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल एयर वी ब्रीथ, जहां हम सांस ले रहे हैं तो एयर क्या है? मैटर है। फूड वी ईट, जो खाना आप खा रहे हो वो मैटर है। स्टोन है, क्लाउड्स है, सैंड है, वाटर बॉटल है, एनीथिंग जो भी आपके सराउंडिंग में है दैट इज मैटर। सो वी कैन से एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is called matter। अब आपके चारों तरफ जो भी अवेलेबल है उसका कुछ ना कुछ मास यानी वेट तो होगा, और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जगह तो रोकेगा, है ना? तो उस चीज को हम क्या कह देंगे? मैटर। सो एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर, यानी जिसका वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह रोक रहा है ना? एंड जिसका मास हो, भी कोई चीज होगी, अपन कहेंगे बहुत हल्की है तो 5 ग्राम की है, 10 ग्राम की है ना? या बहुत भारी है तो 20 kg है, 30 kg है। तो जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो हमारे अराउंड हम क्या देख रहे हैं? वाटर है, पेन है, स्टोन है, फ्लावर है, क्लाउड है, एनिमल्स है, क्लोथ्स है। इन सब का कुछ ना कुछ वेट होगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, है ना? चाहे लिविंग बीइंग हो, चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, इन सबको हम किस में क्लासिफाई करेंगे? मैटर के अंदर। बट स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए नहीं, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, ऑनेस्टी, लव, ग्रीड, जेलिसी, तो ये सब तो मैटर नहीं है ना? ये सब तो फीलिंग्स है ना? फ्रेंडशिप, मेरा अच्छा फ्रेंड है, बुरा फ्रेंड है, किससे कितना अटैचमेंट है, अफेक्शन है, ऑनेस्टी है ना? तो ये सब क्या है? ये मैटर नहीं है। ये क्या है? ये हमारी फीलिंग्स है। इनको हम मैटर में डिवाइड या क्लासिफाई नहीं कर सकते। सो दीज आर नॉट मैटर्स एज दे डू नॉट हैव मास, है ना? आपकी फ्रेंडशिप है तो उसका कोई वेट थोड़ा ना होता है। किससे अफेक्शन है, उसका कोई वेट थोड़ा ना है, उसका कोई वॉल्यूम थोड़ा ना है ना? सो दे आर नॉट सब्सटेंस एंड दे आर नॉट मैटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है? तो हम कहेंगे जो भी हमारा यूनिवर्स है उसमें पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो जिस मटेरियल से कवर्ड है, जितनी भी यूनिवर्स के अंदर थिंग्स अवेलेबल है, सब्सटेंस अवेलेबल है, वो सब क्या हो गए? मैटर हो गए। So matter is used to cover all the substances and material from which the universe is made। अब अगर हम इंडियन फिलोसोफर्स की बात करें तो हमारे जो पुराने वेद है, पुराने जो हमारे ग्रंथ है ना, उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 तत्वास। अब तत्वास कौन से थे? तो आप सोचो, हमने पढ़ रखा है पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, है ना? तो हमारे जो एंशियंट या जो ओल्डेस्ट जो ग्रंथ है, जो हमारे फिलोसोफर्स कहते हैं, उन्होंने भी यही बताया है कि जो यूनिवर्स है वो 5 तत्वास से मिलके बना है। सो 5 तत्वास आर एयर, जिसे हम बोलते हैं वायु, अर्थ मीन्स पृथ्वी, वाटर मीन्स जल, फायर दैट इज अग्नि, स्काई means आकाश। Now students, matter particles have space between them। अब जो भी मैटर है, उनके जो पार्टिकल्स है, उनके बीच बीच में वेकेंट स्पेस। अब हम इसे कैसे समझाएंगे? तो मान लो आपने क्या किया, एक ग्लास वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? एक कप पानी ले लिया, एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें हमने थोड़ा शुगर डाल दिया।
अब क्या होगा, जैसे ही हमने शुगर डाला, हमने स्टीरिंग नहीं किया है ना, उसको हमने चम्मच से हिलाया नहीं है, तो हम क्या देखते हैं कि शुगर का जो एक क्यूब है, एक छोटा सा क्यूबिक क्रिस्टल जो है, आप देखोगे वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है, मतलब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगता है। अब वो पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे वाटर में मिक्स होकर गायब हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा शुगर का क्रिस्टल है वो डिसअपियर हो गया, वो हमें दिखेगा ही नहीं, वो गायब हो गया। अब इससे दो बातें क्लियर हो गई, एक जो शुगर का क्रिस्टल था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा था, इसका मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब वो गायब हो गया, तो गायब कैसे हुआ, मैजिक तो नहीं है ना, वो शुगर है तो वाटर के अंदर, आप उस पानी को पी के देखो, वो स्वीट इन टेस्ट है, मीन्स शुगर जो है वो उसके अंदर ही है, मतलब ये जो शुगर पार्टिकल्स है ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके अरेंज हो गए, है ना। तो दूसरी बात क्या क्लियर हुई, फर्स्ट क्या क्लियर हुई थी, तो हम कहेंगे शुगर जो है या जो मैटर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना है, और दूसरा मैटर जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे या मैटर के बीच बीच में क्या होता है, वेकेंट स्पेस होता है। So, example, when sugar is dissolved in water, its tiny particles break off from solid sugar crystals. Sugar particles go into the space between the particles of water and mix with them. Now, this dissolution of sugar in water tells us. इससे हमें क्या पता चला, तो हम कहेंगे मैटर, यहाँ पे मैटर क्या था, शुगर और वाटर, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और दूसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या हुई, तो हम कह सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमने देखा शुगर का जो एक छोटा सा क्यूबिक क्रिस्टल था वो धीरे 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 गायब होने लग गया, मतलब टाइनी पार्टिकल्स में पहले वो ब्रेक हुआ, देन दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये भी हमने पढ़ा, पहले शुगर था, एक बड़ा पार्टिकल था, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, तभी तो वो टूटा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और नेक्स्ट दे हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। तो हमने देखा शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच बीच में अरेंज हो गए, यानी वाटर के बीच में क्या था, स्पेस था। नेक्स्ट, दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, या रैंडम मोशन, है ना। अब देखो जो गैस है, लिक्विड है, तो हम देख सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लगातार इधर उधर मूव करते हैं। या सुबह सुबह अगर आप देखो, हम जब डस्टिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक छोटे से होल में से जो लाइट आती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो मूविंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, है ना, रैंडम मोशन जो है डस्ट पार्टिकल्स का एयर के अंदर, उसे हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। तो वो हम देख पाते हैं क्योंकि वो थोड़े से विजिबल पार्टिकल है। सिमिलरली जो हमारा मैटर है उसमें भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव ऑन करते रहते हैं। नाउ दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम कहेंगे कि चलो मूव करते ही तो हम मान लेते हैं, लेकिन अट्रैक्ट करते हैं इसको कैसे मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो एग्जाम्पल है। मान लो मैंने आपको एक कागज का टुकड़ा दे दिया और मैंने आपको कहा इसको टीयर कर दो, तो आप देखोगे कागज का टुकड़ा है फट से क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। अगर मैं आपको है ना माचिस की तीली दे दूं तो भी आप देखोगे वो आराम से क्या हो जाती है, टूट जाती है। अगर मैं आपको चौक दे दूं तो थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन वो भी क्या हो जाती है, टूट जाती है। और अगर मैं आपको आयरन नेल दे दूं, है ना, लोहे की कील दे दूं, तो आप कितना भी जोर लगा लो वो आपसे नहीं टूटेगी। इसका मतलब कि आयरन नेल में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ज्यादा है, क्योंकि हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है तब वो टूट रहा है, और तब भी वो नहीं टूटा। अगर हम हैमर का यूज करें या कोई हैवी मास का यूज करें तो मे बी वो टूट सकता है ना। लेकिन कागज को फाड़ना क्या था, बहुत इजी था। तो हम कहेंगे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसको तो हम ब्रेक ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक ऑफ कर सकते हैं। सो मैटर में जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स with which they attract each other may be vary matter to matter. किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम काइंड्स ऑफ मैटर, लाइक आपके पास वेस्ट पेपर है, मैच स्टिक है, द फोर्स इज स्मॉल, है ना, टीयर और ब्रेक इजीली। तो आप देखते हो वेस्ट पेपर है वो फटाफट टीयर हो जाता है ना। मैच स्टिक भी क्या हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है।
बट इन अदर काइंड्स ऑफ मैटर लाइक हमने ले लिया आयरन नेल, द फोर्स इज लार्ज क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी उन पार्टिकल्स में क्या है, अट्रैक्शन भी है, तो उन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन के बेसिस पे और उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या मैं आपसे कहूं कि मैटर की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करो, तो मैटर को फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको पता है आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो आपके अराउंड क्या होगा, सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। क्लियर? जो आपके चारों तरफ एयर है वो सब क्या है, गैस है ना। पानी का ग्लास है तो पानी क्या है, लिक्विड है, और जो ग्लास के अंदर रखा है, जिस यूटेंसिल में आपने उसको रखा है, वो चीज क्या है, सॉलिड है। सो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और स्टूडेंट्स इनके डायग्राम से आप आराम से देख सकते हो कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास में है ना। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से क्या है, दूर दूर है, और गैस में पार्टिकल्स और भी टाइनी हो गए और बहुत ज्यादा दूर हो गए। क्लियर? क्योंकि सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा सा क्या है, कम है, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है। Clear students? So matter is divided into 3 parts, solid, liquid and gas. So students, solid, liquid और gas को हमें प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है ना। एक प्रॉपर्टी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। तो हम क्या देखते हैं, अगर सॉलिड है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास मोबाइल है तो उसका शेप फिक्स्ड है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ लिक्विड है, मान लो एक ग्लास पानी है, तो पानी का शेप तो नहीं है, आपने ग्लास में डाला तो ग्लास जैसा हो गया, कप में डालोगे तो कप जैसा हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है कि आपने 100 ml लिया है, 200 ml लिया है। और गैस, तो अगर आपसे गैस कहा जाए तो आप देखो कि जो इत्र की बोतल होती है, वो छोटी सी शीशी होती है, छोटी सी बोतल होती है, उसमें गैस आ जाती है, और जो सिलेंडर है गैस तो उसमें भी आ जाती है ना। तो गैस का ना तो कोई शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेस मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक बलून है और उसमें एयर है, तो आप उसको कंप्रेस करो, दबाओ, तो आप क्या देखोगे, इजीली कंप्रेस हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं, बलून में पानी का बलून ले लो, वाटर फिल कर दो, तो कंप्रेस तो होगा, लेकिन गैस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं, इस बलून में आप छोटे छोटे स्टोन्स फिल कर दो, छोटे छोटे कंकड़ डाल दो, तो वो कंप्रेस होगा क्या? तो आप देखोगे नहीं, वो तो कंप्रेस नहीं होता। तो कंप्रेसिबिलिटी गैस में मैक्सिमम होती है, लिक्विड में कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, और सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो पास पास में होते हैं, एक रेगुलर ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। अब लिक्विड तो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट होता है, तो अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। और गैस तो हमें पता है वो तो रैपिडली और रेंडमली इधर उधर पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस इज मोर इरेग्युलर एंड पार्टिकल्स आर रेंडमली अरेंज्ड। रेंडमली मतलब कोई कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लूइडिटी। तो अब मुझे बताओ, सॉलिड कभी फ्लो करेगा क्या, है ना। अगर मैंने आपको कहा कि है ना ये बहुत सारे पत्थर है, तो आप देखोगे ये स्टोन कैसे फ्लो करेंगे। लेकिन अगर मैंने एक ग्लास में वाटर रख दिया, तो वाटर क्या होगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन या हाई लेवल से लो लेवल की तरफ क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा। और गैस, तो गैस क्या होती है, एयर क्या होती है, एयर तो कंटिन्यूअसली फ्लो करती है, तो गैस में फ्लोइंग या फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट वी हैव इंटर पार्टिकल स्पेस। तो अभी आपने देखा सॉलिड में पार्टिकल्स खुद बहुत पास पास में होते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। अब लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, तो इंटर पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए आप, सॉलिड तो पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल पास पास में है,
तो इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो नहीं है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है ना, तो यहाँ स्पेस जो है इंटर पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल के बीच में, यहाँ आपको थोड़ा स्पेस ज्यादा मिलेगा, है ना। और गैस तो यहाँ पार्टिकल्स देखो ये छोटे और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ आपको इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा मिलेगा। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एनर्जी। एनर्जी मीन्स हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, तो मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट हम देखते हैं गैस में होता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी किसमें है, गैस में है। फिर लिक्विड में भी मूवमेंट है लेकिन गैस के कंपैरेटिवली कम, तो एनर्जी मीडियम। और सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, हार्ड है, रिजिड है, अपनी जगह पे है, तो वो मूवमेंट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है, तो एनर्जी भी क्या होती है, मिनिमम। क्लियर। नेक्स्ट मूवमेंट तो हमने पढ़ा सॉलिड में मूवमेंट नेग्लिजिबल। अब लिक्विड में हमने लिखा है डिपेंड्स अपॉन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ऐसा इसलिए स्टूडेंट कि मैंने आपसे कहा कि एक कप में वाटर ले लो और दूसरे कप में आप हनी ले लो, है ना। तो वाटर और हनी, है ना, शहद अगर हमने ले लिया तो मूवमेंट हमें लगेगा फास्ट किसमें है, वाटर में, और स्लो किसमें होना चाहिए, हनी में, क्योंकि हनी में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास में है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और वाटर में कंपैरेटिवली क्या है, कम है। तो मूवमेंट डिपेंड करेगा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब गैस आप कोई भी ले लो, है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं और रैपिडली मूव करते हैं और रेंडमली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, सॉलिड पार्टिकल्स में, देन लिक्विड में, देन गैस में, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज है, लिक्विड में कंपैरेटिवली थोड़े दूर है, और गैस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है, तो अट्रैक्शन मिनिमम। नेक्स्ट डेंसिटी। अब स्टूडेंट डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास मतलब वेट हो गया, और वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आप देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कौन करेगा, गैस। तो डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि नहीं, एयर या गैस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो इनवर्स मतलब डेंसिटी बहुत ही कम, तो डेंसिटी ऑफ एयर या डेंसिटी ऑफ गैस इज मिनिमम, है ना। और सॉलिड में जगह बहुत कम रोकता है, यानी वॉल्यूम बहुत कम है, तो वॉल्यूम मिनिमम, तो डेंसिटी मैक्सिमम, और ये बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी वही हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो हम देखते हैं कि भाई मूव कौन करेगा, जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर। अब पार्टिकल्स दूर दूर कहाँ होते हैं, गैस में, तो हम कहेंगे कि गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम, और सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो मूव करने का सवाल ही नहीं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मिनिमम या नेग्लिजिबल, है ना। और लिक्विड तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको कहा था हनी भी है और वाटर भी है, तो उनका मूवमेंट इक्वल तो नहीं है, तो इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव रीजंस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. अब स्टूडेंट्स अगर हम कहीं रेस्टोरेंट के बाहर से निकलते हैं, पिज्जा हट के बाहर से निकलते हैं, तो इतनी अच्छी स्मेल आती है कि हम चाहते हैं बस फट से अंदर चले जाएं और फटाफट कुछ खा लें, है ना। तो गरम गरम फूड में से स्मेल बहुत जल्दी आती है, तेज आती है, और अगर ठंडा फूड है, फ्रिज में है, तो हम फ्रिज खोलते हैं तो भी इतनी स्मेल नहीं आती। अब ऐसा क्यों, तो हम क्या देखते हैं कि अगर पार्टिकल्स एयर में है और टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। सो पार्टिकल्स इन द एयर इफ फ्यूल्ड विद हाई टेम्परेचर, मतलब जो हम खाना बना रहे हैं, है ना, और गरम गरम खाने में से जो उसकी स्मेल निकल रही है, तो गरम है खाना तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। सो पार्टिकल्स इन द एयर इफ फ्यूल्ड विद हाई टेम्परेचर
have kinetic energy, high kinetic energy, so they move fast. And smell of hot sizzling food reaches a person even at a distance of several meters. लेकिन कोल्ड फूड में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, तो मूवमेंट भी बहुत कम होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो स्विमिंग पूल में डाइव करता है, जो डाइवर है ना, या हम अगर तैर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और पानी जो है वो बैक साइड, आप वाटर के अगेंस्ट या ऑपोजिट आप फ्लो कर रहे हो. तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो जब हम अपने हाथ से वाटर की स्ट्रीम को कट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो उसको अलग कर रहे हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हाथ आगे मारते हैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से वाटर पीछे की तरफ जाता है. क्लियर स्टूडेंट? सो द डाइवर इज एबल टू इजीली कट through the water in the swimming pool because of weak force of attraction between water molecules. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the mass per unit volume of substance is called density. Means density आपके पास है mass upon volume. Arrange the following in the order of increasing density. अब आपको क्या करना है, आपके पास कुछ डेटा है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. आपको इनको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. मतलब जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसको बाद में लिखना है, और जिसकी डेंसिटी कम है उसको आपको आगे लिखना है. तो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस. गैस में वॉल्यूम, गैस बहुत ज्यादा जगह रोकती है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो हम इनमें से सबसे पहले गैस को सर्च कर लेते हैं. तो देखो आयरन तो आपका सॉलिड है, कॉटन, चॉक ये सब सॉलिड है, वाटर, हनी लिक्विड है ना. तो एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी ये क्या है आपके पास, गैस है. तो एयर में आप देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी मतलब धुआं, तो धुएं में थोड़ा सा क्या होता है, कार्बन भी होता है, सॉलिड पार्टिकल्स भी है, तो उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होगा. हमें क्या ध्यान रखना है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसकी डेंसिटी सबसे कम है. तो हम कहेंगे मिनिमम डेंसिटी जो है वो है एयर. एयर के बाद में एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. अब हम लिक्विड पे आ जाते हैं. तो लिक्विड हमारे पास दो है, हनी और वाटर. तो आप देखो हनी थोड़ा गाढ़ा होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास में, वॉल्यूम कम है, और वाटर थोड़ा सा हनी के कंपैरेटिवली गाढ़ा नहीं होता है ना, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर हैं, यानी वॉल्यूम ज्यादा है. तो वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है यानी डेंसिटी कम है, तो हम कहेंगे वाटर, और वाटर से ज्यादा डेंसिटी हो गया हनी. अब स्टूडेंट्स चॉक, कॉटन और आयरन. तो कॉटन में हम क्या देखते हैं, बीच बीच में एयर होती है ना. कॉटन जो पार्टिकल्स है बीच में हल्की होती है क्योंकि बीच में हवा भरी होती है. तो हवा भरी है इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है यानी डेंसिटी कम है. तो यहां हम लिख देते हैं कॉटन. और चॉक और आयरन में, आयरन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लोहे की कील को तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. तो पार्टिकल्स पास में है मतलब वॉल्यूम कम है ना. और चॉक को ब्रेक करना इजी है, तो चॉक की डेंसिटी कम है और आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है. क्लियर स्टूडेंट्स? आज की क्लास में इतना. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. सो गुड बाय फॉर दिस टाइम.